हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मार्केट से रिलेटेड, जो कि एक बिजनेस इकोनॉमिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में एक टॉपिक होता है, एक चैप्टर होता है मार्केट। उससे रिलेटेड ये 50 एमसीक्यू हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो हम शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मार्केट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ क्या है? मार्केट हम किसको कहते हैं? हम एक नॉर्मल बात हम जानते हैं कि मार्केट या बाजार हम जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे खरीदार होते हैं, बेचने वाले होते हैं और सामान होता है। तो ऐसी जगह जहां पर हम सामान खरीद सकते हैं उसे हम मार्केट या बाजार कहा करते हैं। तो वही लिखा हुआ है, देखिए इसका आंसर ए है, प्लेस वेयर बायर एंड सेलर बार्गेन अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर अ प्राइस। वह स्थान जहां क्रेता और विक्रेता किसी उत्पाद या सेवा के दाम पर मोल भाव करते हैं। ये देखिए, तो हमारी आदत ही होती है कि हम मोल भाव भी करते हैं, कि जो सेलर होता है, दुकानदार होता है, वो ज्यादा रेट बताता है और खरीदने वाला उसको कम करता है। तो ऐसी जगह पर जहां पर क्रेता और विक्रेता किसी उत्पाद को या सेवा को खरीदता है और दाम में मोल भाव करता है, ऐसी जगह को हम मार्केट कहा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मार्केट कंसिस्ट ऑफ, मार्केट में क्या होता है? देखिए इसमें ए पॉइंट है बायर और सेलर यानी क्रेता और विक्रेता होते हैं। बी पॉइंट है वन प्राइस फॉर वन प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम, यानी एक निश्चित समय पर एक उत्पाद के लिए एक कीमत होती है। ऐसा नहीं है, अगर आप बाजार में कोई दूध खरीदने जा रहे हैं तो अगर 60 रुपए मिल रहा है तो वो 4 दुकानें होंगी तो चारों पर 60 रुपए किलो ही दूध मिलेगा। और अगर ऊपर नीचे दाम होंगे तो आप मोल भाव करेंगे या जो जहां पर सस्ता मिलेगा वहां पर खरीदेंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर ए भी है, बी भी है, तो दोनों को मिला के सी आंसर हो गया, बोथ ए और बी, यानी ए और बी दोनों। तो सी आंसर हो गया, वहां पे बायर सेलर भी होंगे और एक उत्पाद की एक ही कीमत होगी उस समय पर। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 3, बाजार की विशेषता क्या होती है? जो हम बाजार जाते हैं उसकी विशेषता की वन एरिया होता है, एक एरिया होता है जहां पर हम सामान खरीदते हैं या बेचते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर और सेलर, खरीदार भी होगा और विक्रेता भी होगा, दुकानदार भी होगा और खरीदने वाला ग्राहक भी होगा। सिंगल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की एकल कीमत होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक कोई चीज 100 रुपए किलो मिल रही हो और बराबर की दुकान में वो 50 रुपए किलो मिल रही हो, ऐसा तो नहीं होगा। तो वस्तु की एकल कीमत होगी। तो ये सब चीजें उपस्थित रहती हैं बाजार में। तो इसका आंसर हो गया डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 4, ये देखिए बहुत समझने की बात है, क्योंकि हमारी जब आगे की जो 2-3 वीडियो आएंगी वो इन टॉपिक से ही रिलेटेड होंगी और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की बात हो रही है। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? ये ऐसा बाजार होता है जहां पे सभी विक्रेता और खरीदार उन कीमतों से अवगत हैं जिन पर लेन देन होता है। किसी वस्तु की कीमत समान रहेगी, यानी कि ऐसा बाजार है कि हमें पता है कि कहां पर कितने रुपए में सामान मिल रहा है, या पैसे ऊपर नीचे भी होने हैं तो ग्राहक को या दुकानदार को एकदम पता चल जाता है, वो एकदम अवगत रहते हैं कि इनकी कीमत क्या है। आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता कि आपको कोई चीज 50 रुपए की चीज आपको 100 रुपए में दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ग्राहक जो है और दुकानदार है, दोनों ही कीमतों के बारे में अवगत रहते हैं, उन्हें सूचनाएं रहती हैं। इस तरह के बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन कहा करते हैं। इसका अगली वीडियो में इंग्लिश वर्जन भी है, वो देखेंगे अगली स्लाइड में। दूसरा पॉइंट होता है एकाधिकार। एकाधिकार होता है मोनोपोली। एकाधिकार में क्या होता है कि केवल एक ही आदमी होता है, दुकानदार होता है बेचने वाला, बहुत सारे नहीं होंगे बेचने वाले, केवल एक आदमी है बेचने वाला उस बाजार में। तो एकल उत्पादक विक्रेता जो बाजार को नियंत्रित करता है, कोई करीबी विकल्प नहीं है, और उसके बदले में आप ऐसा नहीं कुछ और चीज खरीद सकते हैं। ऐसी चीज बिक रही है जो केवल वो ही बेच सकता है और कोई नहीं बेच रहा है। तो फिर वो क्या करेगा? बाजार को नियंत्रित कर लेता है, वो जो प्राइस चाहे वो मांग सकता है, अपनी कीमत का वो प्राइस रख सकता है, कीमत रख सकता है जो उसे चाहिए, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है कि बदले में आप कोई विकल्प भी नहीं है कि दूसरी चीज खरीद लो।
तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, तो उसे मोनोपोली कहा करते हैं। द्वैधिकार है ड्यूपोली। ड्यूपोली कहते हैं द्वैधिकार को। यहाँ पर दो विक्रेता होते हैं, या तो एक जैसा सामान बेच रहे हैं या थोड़ा अलग सामान बेच रहे हैं, मतलब उस जैसे सामान के केवल दो ही विक्रेता हैं, दो ही बेचने वाले लोग हैं, तो उसे द्वैधिकार कहा करते हैं। चौथा है अल्पाधिकार, इसे ओलिगोपोली कहते हैं। इसमें बाजार में कुछ विक्रेता होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, कुछ ही विक्रेता रहेंगे। जैसे कि आप कह लीजिए कि आइसक्रीम है मान लीजिए, तो आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियां कितनी होंगी, 3 4 5 होंगी, इससे ज्यादा तो नहीं है, तो वो अल्पाधिकार हो गया। या कार बनाने की कंपनियां हैं, अब कार आप खरीदेंगे तो कितनी कंपनियां होंगी, मारुति हो गई, हुंडई हो गई, एमजीआर हो गई, और हुंडई हो गई आपकी, शेवरले हो गई, तो 5 6 ही आपको मैन्युफैक्चरर मिलेंगे, तो वो अल्पाधिकार हो गया। एक क्रेता एकाधिकार होता है, देखिए उल्टा है इसका। क्रेता एकाधिकार का मतलब कि खरीदने वाला ही एक आदमी है। अभी तक तो हम विक्रेता की बात कर रहे थे, दुकानदार या मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे थे, बिजनेसमैन की बात कर रहे थे। क्रेता एकाधिकार मोनोपोली कहते हैं इसको, और इसका मतलब होता है कि खरीदने वाला एक ही आदमी है, बाकी कोई, यानी एक ही ग्राहक है, बाकी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्रेता एकाधिकार कहते हैं। इसको देखिए मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स। परफेक्ट मार्केट होता है ये, परफेक्ट कंपटीशन कह लीजिए, परफेक्ट मार्केट कह लीजिए। यहाँ पे ऑल सेलर्स एंड बायर्स आर अवेयर ऑफ द प्राइसेस एट विच ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल टेंड टू बी द सेम। प्राइस ऑफ द कमोडिटी सेम रहेगी, और बायर और सेलर सबको दे आर अवेयर कि प्राइसेस कितने हैं इस सामान के। अगला पॉइंट मोनोपोली है, ये मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे सिंगल प्रोड्यूसर है, एक ही बेचने वाला है, एक ही बनाने वाला है पूरे मार्केट में, और उसका कोई विकल्प भी नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिलेगा। डिओपोली, टू सेलर्स हैं, सेलिंग आइदर अ होमोजेनियस प्रोडक्ट और अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है, एक जैसा प्रोडक्ट हो सकता है, तो थोड़ा उसमें अंतर हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं डिओपोली, दो सेलर होंगे। ओलिगोपोली में कुछ फ्यू सेलर्स होते हैं मार्केट में। और मोनोपोली यानी कि सिंगल बायर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। ये पॉइंट आप समझ लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट मार्केट क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, डिओपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द कमोडिटीज आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, जब हम छोटी कम मात्रा में सामान बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिटेल मार्केट कहते हैं। रिटेलर होते हैं ना दुकानदार, जहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सामान, एक बिस्किट का पैकेट ले आए, 250 ग्राम कोई सामान ले आए, 100 ग्राम कोई सामान ले आए, तो जब कम मात्रा में सामान बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिटेल मार्केट, खुदरा बाजार। तो इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, देखिए मैंने अभी बताया कि कंपटीशन के हिसाब से हमने बाजार को किस प्रकार वर्गीकृत किया है। देखिए परफेक्ट मार्केट होता है जो अभी हमने देखा, मोनोपोली अभी देखा, एकाधिकार, डिओपोली द्वैधिकार, ओलिगोपोली अल्पाधिकार, मोनोपोली क्रेताधिकार। तो ये सभी मार्केट का हिस्सा हैं, तो ये सब ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया, ऊपर के सभी, उपरोक्त सभी, एफ आंसर इसका हो गया। क्वेश्चन 7, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस और एरिया, हम जगह के हिसाब से, स्थान या क्षेत्र के हिसाब से हम बाजार को किस तरह वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देखिए बाजार के हिसाब से लोकल मार्केट होता है, कि हम जैसे बाजार में वो लगती है ना, जैसे गांव में चले जाएं आप, बाजार लगता है, साप्ताहिक बाजार लगता है, वीकली बाजार लगता है, लोकल मार्केट हो गया। या आपके एरिया में, मोहल्ले में बाजार लगा रहता है, तो हम लोकल मार्केट कहते हैं। रीजनल मार्केट हो गया कि कुछ एरिया में हिसाब से, जिले के हिसाब से, कुछ जिलों के हिसाब से बाजार है, तो वो रीजनल क्षेत्रीय बाजार हो गया। नेशनल मार्केट पूरे राष्ट्रीय बाजार हो गया, पूरे देश का बाजार हो गया। इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जैसे पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, गोल्ड सिल्वर सोना पूरे दुनिया में चलता है, तो ये इंटरनेशनल मार्केट हो गया। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो बाहर नहीं चल सकती, तो वो इंटरनेशनल। नेशनल जैसे आपकी हिंदी मीडियम की किताबें, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर, तो आप हिंदी मीडियम में किताब खरीदते हैं, तो हिंदी मीडियम का जो मार्केट है किताबों का, वो नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर ही है। यानी कि राष्ट्रीय मतलब भारत के अंदर अंदर ही खरीदेंगे, विदेश में जाएंगे तो आपको हिंदी की किताबें उस हिसाब से नहीं मिलेंगी।
तो वो नेशनल मार्केट हो गया। इंटरनेशनल मार्केट हो गया सोना चांदी पेट्रोल डीजल, ये सब पूरी दुनिया में चलते हैं, तो ये इंटरनेशनल मार्केट हो गया। तो ये सब स्थानों के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से हमने बाजार को वर्गीकृत किया है। तो इसका आंसर हो गया ऊपर के सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ई पॉइंट आंसर हो गया इसका, यानी कि सभी सही हैं। क्वेश्चन 8, ये कुछ हमने परिभाषाएं देखी हैं, ये 5-6 परिभाषाएं मैंने लिखी हैं। देखिए पहली परिभाषा है बाजार से संबंधित, तो आप पढ़ सकते हैं। अर्थशास्त्री बाजार से समझते हैं कि यह कोई विशेष बाजार नहीं है जहां चीजें खरीदी या बेची जाती हैं, बल्कि यह संपूर्ण क्षेत्र है जिसमें क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के साथ इस तरह मुक्त संबंध रखते हैं कि समान वस्तुओं की कीमतें आसानी से और जल्दी से समानता की ओर बढ़ जाती हैं। तो ये कथन दिया है कुरनोट ने, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी डेफिनेशन। कुरनोट की ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है, देखिए ये आंसर इसका चैपमैन ने दी है ये डेफिनेशन। मूल रूप से बाजार एक शहर में एक सार्वजनिक स्थान था जहां प्रावधान और अन्य वस्तुएं बिक्री के लिए रखी जाती थी। बाजार में समान वस्तुएं रखी जाती हैं बिक्री के लिए, लेकिन इस शब्द का सामान्यीकरण इस प्रकार किया गया है कि इसका मतलब किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ व्यापारिक संबंध में हैं और किसी भी वस्तु में व्यापक लेन देन करते हैं। तो यह कथन है चैपमैन का, तो बी आंसर हो गया इसका। तीसरी डेफिनेशन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बाजार शब्द आवश्यक रूप से किसी स्थान को संदर्भित नहीं करता बल्कि हमेशा वस्तु या वस्तुओं और उसके खरीदारों और विक्रेताओं को संदर्भित करता है जो एक दूसरे के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में हैं। यह कथन है प्रोफेसर बेहम का। तो ये भी आपको याद करना है, पहचाननी है कि कौन सी परिभाषा किसने दी है। अगली परिभाषा है, बाजार में अर्थशास्त्रियों का तात्पर्य किसी ऐसे संगठन से है जिसके द्वारा किसी वस्तु के क्रेताओं विक्रेताओं को एक दूसरे के निकट संपर्क में रखा जाता है। यानी कि विक्रेता और क्रेता आपस में संबंध रहता है कि हम इस सामान खरीदना, संपर्क में रहेंगे कि हमें इनसे सामान खरीदना है, उनको ये सामान बेचना है। तो ये डेफिनेशन दी है स्टोनियर और हेग ने। बी आंसर हो गया इसका। अगली परिभाषा है, बाजार का अर्थ वह सामान्य क्षेत्र है जिसके अंतर्गत किसी विशेष वस्तु की कीमत निर्धारित करने वाली शक्तियां कार्य करती हैं। यानी कि वस्तु की कीमत निर्धारित होती है और सामान उस निर्धारित कीमत पर बेच दिया जाता है। ये डेफिनेशन दी है एली ने, तो इसका आंसर हो गया सी। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको याद करनी है, ध्यान रखनी है कि कौन सी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध दही सब्जियां फल अंडे, इनका बाजार किस तरह का माना जाता है? तो ये स्थानीय बाजार होता है कि उस एरिया में ये सब्जियां बनती हैं, कुछ कुछ ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी जाती हैं, लेकिन ज्यादातर इनका वो बाजार जो होता है वो स्थानीय होता है, क्योंकि ये बहुत दूर तक तो ट्रांसपोर्ट से जा नहीं पाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो दूध है दही है, ये आसपास के एरिया में ही निर्माण होता है और वहीं बेच दिया जाता है, तो ये स्थानीय बाजार कहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सोने और चांदी का बाजार जो माना जाता है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का माना जाता है, इंटरनेशनल माना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप सोना चांदी खरीद सकते हैं। हिंदी माध्यम की, जैसे मैंने पहले बताया था, हिंदी माध्यम की किताबों का बाजार जो है वो राष्ट्रीय माना जाएगा, नेशनल लेवल का माना जाएगा, क्योंकि जहां हिंदी भाषा जहां बोली जाएगी वहीं उसका मार्केट रहेगा। मोटर कारों के निर्माता क्या माने जाते हैं? देखिए मैंने आपको बताया था मोटर कार जो बनाने वाली निर्माता कंपनियां हैं वो कितनी होंगी, 6-7 होंगी। तो 6-7 यानी कि वो ओलिगोपोली माना जाता है, अल्पाधिकार, जहां पर कुछ निर्माता रहते हैं, कुछ विक्रेता रहते हैं, तो उसे हम ओलिगोपोली कहा करते हैं, अल्पाधिकार। तो सी आंसर हो गया इसका। कोल्ड ड्रिंक का बाजार देखिए क्या कहलाया जाएगा, ये भी अल्पाधिकार बाजार कहलाया जाता है कि कोल्ड ड्रिंक बनाने की कंपनियां भी गिनी चुनी ही हैं, जैसे आपका कोका कोला वाली हो गई, थम्स अप वाले हो गए, पेप्सी हो गई, स्प्राइट हो गई, और ये मैंगो वाली आती हैं फ्रूटी वगैरह, माजा वगैरह, तो कुछ गिनी चुनी ही कंपनियां हैं, तो ये भी अल्पाधिकार कहलाया जाता है। मार्केट फॉर पेट्रोल, पेट्रोल का बाजार जो है वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, क्योंकि पूरी दुनिया में पेट्रोल की खपत रहती है, पेट्रोल खरीदा बेचा जाता है, तो ये भी अंतरराष्ट्रीय माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वह बाजार स्थिति जिसमें केवल 2 उत्पादक होते हैं, जहां पर केवल 2 ही निर्माता हैं, 2 ही उत्पादक हैं, उसे हम ड्यूपोली कहा करते हैं, द्वैधिकार।
ये आपको याद रखना है। जिसमें बाजार उत्पाद विभेदीकरण प्रमुख विशेषता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी कि प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, तो उसे हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकृत प्रतियोगिता कहा करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि ये परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता भी नहीं है और मोनोपोली भी नहीं है, बीच का हिस्सा हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। किस बाजार में उत्पादक का कीमत पर अधिकतम नियंत्रण होता है? जैसे पहले मैंने बताया कि अगर एक ही बेचने वाला इंसान है, दुकानदार है, वो एक ही है बस, और कोई नहीं बेच सकता उस सामान को, या कोई और कोई नहीं बेच रहा है, तो वो जो चाहेगा वो प्राइस रख लेगा, वो कीमत रख लेगा, यानी कि उसका कीमत पर अधिकतम नियंत्रण रहेगा। तो ऐसा कौन होता है? मोनोपोली, एकाधिकार, जहां पर केवल एक ही निर्माता कंपनी है या निर्माता है या दुकानदार है, जो एक ही आदमी है बेचने वाला और कोई नहीं बेच रहा, तो वो तो जो कीमत चाहेगा वो उसको मिल जाएगी, तो वो कीमत पर अधिकतम नियंत्रण उसका रहता है। तो ये है आंसर, मोनोपोली, एकाधिकार। क्वेश्चन 22। कौन सा एक आदर्श बाजार है? इसे हम परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं, इसको एक आदर्श बाजार कहा जाता है, आइडियल मार्केट कहा जाता है परफेक्ट कंपटीशन को, क्योंकि यहाँ पर सबको पता है किस किस प्राइस में क्या क्या सामान बिकता है और एक ही कीमत रहती है सब प्राइसों की। लोग आ जा सकते हैं, कोई बिजनेस करना चाहे कर ले, कोई बंद करना चाहे बंद कर ले। में किस आदर्श बाजार है ये, इसको हम इसलिए परफेक्ट कंपटीशन को हम एक आदर्श बाजार कहा करते हैं, इट इज एन आइडियल मार्केट। किस बाजार में उत्पाद विभेदन की विशेषताएं हैं? यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, एकाधिकृत प्रतियोगिता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लंबे समय में एकाधिकारवादी यह कर सकता है, जो मोनोपोली है वो क्या कर सकता है? तो बी आंसर है, मस्ट अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, अलौकिक लाभ अवश्य अर्जित कर सकता। अलौकिक मीन्स या असामान्य कह सकते हैं आप। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक जो नॉर्मल प्रॉफिट हम कमाते हैं उससे ज्यादा कमा सकता है, तो वो एकाधिकार वाला ही कमा सकता है। जैसे मैं मोनोपोली की बात करी कि वो अकेला निर्माता है, अकेला दुकानदार है, अकेला ही विक्रेता है, तो वो जो चाहे प्राइस कीमत रख सकता है, तो उसे जो सामान्य लाभ हमें होना चाहिए एक, तो वो उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, क्योंकि वो प्राइस अपनी ज्यादा रख सकता है सामान की, तो उसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहा करते हैं। तो ये अलौकिक लाभ हो गया या असामान्य लाभ भी कह सकते हैं, तो बी आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 25। किस बाजार में सामान सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर खरीदा और बेचा जाता है और कोई अन्य विक्रेता कोई कीमत नहीं वसूल सकता? यानी कि ऐसा बाजार, इसे हम फेयर मार्केट बाजार कहते हैं। फेयर मार्केट शॉप होती हैं, जैसे राशन की दुकानें हो गई, या जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि भाई ये सामान इस प्राइस पर ही बेचा जाए, तो उसे हम फेयर मार्केट या उचित बाजार कहा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बाजार में विक्रेता सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक कीमत वसूलता है? अगर आप कोई ज्यादा कीमत, आप दुकानदार हैं ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं, या निर्माता हैं ज्यादा सामान, आपने ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं अपने सामान की, तो ये गलत माना जाता है। तो ये ब्लैक मार्केट हो गया या इलीगल मार्केट हो गया, यानी कि काला बाजार या अवैध बाजार कहलाया जाएगा। तो आंसर इसका डी हो गया, बोथ बी और सी, यानी बी और सी दोनों। अब देखिए, वह वस्तु जिसका बाजार दैनिक होता है, डेली बाजार होता है, यानी कि जैसे दूध का बाजार है, सुबह को दूध आएगा शाम तक खत्म, तो ये दैनिक बाजार हो गया। तो ये वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट कहलाया जाता है। ये वेरी शॉर्ट मार्केट होता है क्योंकि जिस समय सामान आया वो उस समय, उस कुछ घंटों में ही बिक जाएगा और खत्म काम, तो वो बहुत ही कम अवधि का बाजार यानी वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट कहलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अति अल्पावधि बाजार का सही गुण है? देखिए यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम है, कम अवधि वाला बाजार है, अल्पावधि बाजार है, तो इसमें क्या होगा, सप्लाई रिमेन्स स्टैटिक, आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। यानी कि अगर दूध की खपत है या दूध जो बनकर सप्लाई आया, दूध आया ये अपने इस एरिया में 100 किलो दूध आया, तो ऐसा तो नहीं कि 100 किलो दूध है तो शाम को अगर किसी को 200 किलो चाहिए तो 200 किलो अलग से आ जाएगा। भाई दूध निकालने की भी क्षमता है, जो हमारी गाय भैंस हैं वो एक लिमिट के ही दूध देंगी, तो आप उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, आपूर्ति नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसा सामान अल्प अवधि में कौन सा गुण होता है ये, कि सप्लाई रिमेन्स स्टैटिक, ये
बी आंसर हो गया कि यहाँ पे आपूर्ति स्थिर बनी हुई है, यानी कि आपूर्ति आप नहीं बढ़ा सकते। डिमांड बढ़ सकती है, मांग बढ़ सकती है, लोग ज्यादा डिमांड कर सकते हैं, तो इसका आंसर केवल बी होगा, क्योंकि बाकी में तो डिमांड आ रहा है, तो डिमांड में तो कोई फर्क होना नहीं है। डिमांड तो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, मांग तो ज्यादा भी कर सकते हैं लोग, कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपूर्ति है वो फिक्स है, उसे आप बदल नहीं सकते। तो बी आंसर इसका हो गया। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र में बाजार की विशेषता नहीं है? देखिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बाजार की नहीं है। बाजार में एक कम्युनिटी हो सकती है परचेजर और सेलर, क्रेता और विक्रेता भी होते हैं। नजदीकी संपर्क रहता है, क्योंकि हमें जिससे सामान खरीदना उससे हम कांटेक्ट में रहेंगे। तो यानी कि जो तीनों ही बाजार की विशेषताएं हैं, और ऊपर क्वेश्चन में पूछा विशेषता नहीं है, तो ये तो तीनों व्यवस्था हैं, तो इसलिए आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। डी आंसर हो गया, यानी कि तीनों विशेषताएं हैं और क्वेश्चन में पूछा है विशेषता नहीं है, तो ये नन ऑफ द अबव हो गया। डी आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 30, बिजली और पानी ये क्या माना जाता है? उदाहरण देखें आप, तो मोनोपोली है। देखिए बिजली जो है वो सरकार की तरफ से दी जाती है, तो सरकार ही विक्रेता हो गया, तो ये मोनोपोली है कि और कोई बिजली नहीं दे पा रहा है, तो वो अकेला ही निर्माता है बिजली का, तो मोनोपोली। ऐसी पानी है, पानी भी सरकार ही देती है, नगर निगम की टंकियां होती हैं, नगर पालिका परिषद में टंकियां होती हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं जिससे पानी उस एरिया में पाइप के द्वारा जाता है। तो ये बिजली और पानी जैसी चीजें जो सरकार के नियंत्रण में है, तो सरकार ही अकेली अकेली निर्माता और विक्रेता है, तो ये मोनोपोली कहलाई जाती है, एकाधिकार। कृषि वस्तुएं जो हैं वो किसका उदाहरण है बताइए? तो ये परफेक्ट कंपटीशन होता है, यानी कि यहाँ पर कीमत लगभग एक सी रहती है, सारे बायर सेलर एक दूसरे के प्राइसेस के बारे में जानते हैं, तो ये परफेक्ट कंपटीशन में कहलाया जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि सबको पता होता है किसके क्या प्राइस है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत आएगा। जो हमारी कृषि वस्तुएं हैं, गेहूं चावल ये सब चीजें, दाल वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द करेक्ट एट्रीब्यूट ऑफ मोनोप्सोनी? मोनोप्सोनी मैंने बताया था कि क्रेता एक अधिकार है कि एक ही आदमी खरीदने वाला है, यानी कि वन सेलर या वन परचेजर या दोनों या कोई भी नहीं, तो वन परचेजर एक क्रेता है खरीदने वाला और कोई नहीं खरीदेगा उसको, तो ये वन परचेजर आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, अंतिम उपभोक्ता के लिए बाजार को कहा जाता है। अंतिम उपभोक्ता कौन होता है? जो आखिर में खरीदता है, लास्ट में जो खरीदेगा, जो खर्च करेगा पैसे और खाएगा, उसे सामान को यूज करेगा, तो वो रिटेल मार्केट कहलाई जाती है वहां पर। क्योंकि जो बाकी मार्केट होती है, होलसेल मार्केट है, तो होलसेल वाला तो थोक में बेचता है, तो वो पहले नीचे दुकानदारों को बेचेगा, लेकिन अल्टीमेट जो है लास्ट कौन आदमी रहता है बेचने वाला, वो रिटेलर होता है। दुकानदार जो होता है, जो हमारे घरों के आसपास दुकानें होती हैं, वो रिटेलर होते हैं, रिटेल शॉप होती हैं, तो वो रिटेल मार्केट कहा जाता है कि अंतिम उपभोक्ता वहां से खरीदेगा और उसको यूज करेगा। देखिए यहाँ पर ये दो स्लाइड मैंने रखी है, इसे समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए कि कोई एक यूनिट एक सामान आप बेच रहे हैं, तो टोटल रेवेन्यू कुल आगम है या कुल राजस्व है इसका 10 रुपए, यानी कि एक यूनिट 10 रुपए में आप बेचेंगे। इस पॉइंट को जरा अच्छी तरीके से समझ लें, इसलिए ही मैंने इसको यहाँ पे स्लाइड में रखा है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले आप कंसेप्ट को समझ लीजिए। देखिए यूनिट्स लिख रहा है, ये इकाई है, पहली यूनिट और टोटल रेवेन्यू कुल आगमन है 10 रुपए, यानी एक यूनिट 10 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, दो यूनिट अगर आप बेचते हैं तो 18 में बेचेंगे, यानी कि हम क्योंकि कम क्वांटिटी खरीदते हैं तो ज्यादा पैसे लेते हैं, जब ज्यादा सामान आप खरीदेंगे तो चीज सस्ती मिल जाती है थोड़ी सी। जैसे हम बाजार जाएं और सब्जी खरीदें, 1 किलो खरीदेंगे तो कोई रेट है, हम कहेंगे भैया हमें 5 किलो दे दे, तो वो हो सकता है थोड़े रेट कम कर दे। तो इसी तरीके से दो क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो 18 रुपए की मिलेगी, 3 यूनिट खरीदेंगे तो 24 रुपए की बैठेगी। तो आप सोचिए कि एक यूनिट कितने की बनी? पहली यूनिट 10 रुपए की है, तो अगला कॉलम देखें, औसत आगमन लिखा है, एवरेज रेवेन्यू, यानी एक यूनिट 10 रुपए की तो औसत भी 10 रुपए है। दो यूनिट 18 रुपए की मिलेंगी, तो एक यूनिट कितने रुपए की हुई फिर उसमें? 9 रुपए, यानी औसत हुआ 9 रुपए, यानी 9 रुपए की एक, 9 रुपए की दूसरी, तो 18 रुपए में दो यूनिट मिल गई।
3 यूनिट खरीदेंगे तो 24 में मिलेंगी, तो 1 यूनिट कितने की बनेगी? 24 को भाग कर दीजिए 3 से, तो 8 रुपए की 1 यूनिट हो गई। 8 8 8 यानी 8 दिया 24 हो गए। 4 यूनिट आपको मिलेंगी 28 रुपए की, तो 1 यूनिट कितने की बनी? औसत आया 7 रुपए का। 28 को भाग कर दीजिए 4 से। तो इस तरह से हम देखते चले गए, तो यूनिट बढ़ती जाएंगी तो सामान सस्ता मिलता जाएगा। ये तो हम जानते हैं कि ज्यादा सामान खरीदोगे तो सस्ता मिलेगा, कम सामान खरीदोगे तो महंगा मिलेगा। तो देखें आप कि कुल आगम आपकी शुरू में बढ़ रही है, 10 18 24 28 30 तक जाके ये बैलेंस हो गया, और फिर ज्यादा सामान खरीद रहे हैं तो चीजें सस्ती मिल रही हैं। और तो औसत भी देखेंगे आप कम होता चला गया, ज्यादा सामान खरीदते जाएंगे तो औसत कम होता चला जाएगा। ये तो सिंपल बात है। अब आते देखिए सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? जो आपका ये रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू, इसमें कितना कितना अंतर है। देखिए 10 है पहले नंबर पे, पहली यूनिट खरीद रहे हैं 10 रुपए में, दूसरी यूनिट खरीद रहे हैं, 2 यूनिट खरीद रहे हैं 18 रुपए में, तो 10 और 18 का अंतर कितना हुआ? 8। तो ये तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में ये 8 आ गया। फिर देखिए 18 और ये 24 है, 18 और 24, तो इसमें अंतर कितना हुआ? 18 24 में 6 का, तो ये हमने 6 लिख दिया देखिए यहाँ पे। फिर ऐसी 24 और 28 में कितना अंतर है? 24 और 28 में 4 का, तो हमने देखिए लास्ट में 4 लिख दिया। फिर 28 और 30 में कितना अंतर है? 2 का, तो 2 लिख दिया। 30 और 30 में कोई अंतर नहीं, तो 0। 30 और 28 में 2 का अंतर है तो -2, अब कम होता जा रहा है, तो -2 -4 -6 -8। ये 3 कॉलम हैं, लास्ट के समझने हैं। यूनिट्स आपको दे रखे हैं और 3 कॉलम है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ये आपको समझना है। कोई समस्या आए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। फिर भी आप इसको बार बार देखिएगा वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से अब आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पहले ये बढ़ता गया 10 18 24 30, एक पीक तक चला गया 30 तक, और फिर डाउन होना चालू हो गया। यानी कि इसका अगर हम कर्व बनाएंगे तो पहले बढ़ता जाएगा और फिर डाउन हो जाएगा। यानी पहले बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, 10 18 24 28 30 हो गया, और फिर धीरे धीरे 30 28 24 18 10 नीचे कम होता चला गया। तो पहले कर्व जो बनाएंगे हम, इसका जो डायग्राम बनाएंगे, तो कर्व जो होगा वो पहले बढ़ेगा और फिर डाउन होना चालू हो जाएगा। ऐसी औसत आगमन की बात करें तो ये तो कम ही होता जा रहा है, ये ऊपर से नीचे जा रहा है, तो इसका कर्व ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। सीमांत लाभ का भी ऐसे ही जाएगा, सीमांत आगमन का। तो पहले 8 बढ़ता ज्यादा था, फिर 6 4 2 0 धीरे धीरे कम होता चला गया, तो ये भी कर्व नीचे की तरफ जाएगा। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कर्व कैसे बनेगा। देखिए जो टोटल रेवेन्यू था पहले बढ़ा फिर धीरे धीरे कम हुआ, तो देखिए ये जा रहा है, पहले ये बढ़ता गया और फिर ऊपर 30 तक पहुंच गया, और उसके बाद फिर ये डाउन होना चालू हो गया। ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू, कुल आगम हो गया या कुल राजस्व हो गया। ये देखिए एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू हमारा जो औसत था वो आ रहा है, देखिए आप ये एरो आ रही है एवरेज। ये है सीमांत यानी मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये भी देखिए डाउन होता जा रहा है और फिर नीचे चला गया, ये माइनस में आ गया था। देखिए आपको याद होगा माइनस में आ गया था, पीछे रिवाइंड करके आप वीडियो देख सकते हैं, माइनस में था, तो ये फिर चला और नीचे माइनस में आ गया। तो इस तरह से ये इसका ग्राफ बन गया। तो ये आपको याद रखना है, एक टोटल रेवेन्यू है, एक एवरेज रेवेन्यू और एक मार्जिनल रेवेन्यू। इनके कर्व मैंने देखिए यहाँ पर आपको बताए हैं। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए किसी वस्तु की कीमत को बेची गई इकाइयों की संख्या से गुणा करने पर, यानी कि अगर हम कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं उसकी कीमत से गुणा कर दें। किसी वस्तु की कीमत को बेची गई इकाइयों की संख्या से गुणा कर दें, यानी कि एक कीमत किसी की 10 रुपए है और इकाई हमने बेची 5, तो 10 रुपए की कीमत है, 5 रुपए 5 क्वांटिटी बेची, तो 10 गुणा 5 50, तो यानी 50 रुपए आए। तो उसे हम क्या कहेंगे? टोटल रेवेन्यू, कुल आगम या कुल राजस्व कह सकते हैं। तो ये आंसर हो गया टोटल रेवेन्यू। यानी कि 10 रुपए किलो है और हमने 5 किलो खरीदा या 5 किलो कोई चीज बेची, तो 5 किलो बेची और 10 रुपए किलो थी, तो कितना पैसे इकट्ठा होगा? 10 रुपए किलो और 5 किलो बेची, तो 10 गुणा 5 50 रुपए आपके पास आ जाएंगे। तो उसे क्या कहेंगे हम? टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो टोटल रेवेन्यू उसे कितनी क्वांटिटी से भाग कर दोगे आप, तो औसत आ जाएगा। बेची गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में से विभाजित कुल राजस्व को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? औसत
आगम यानी औसत राजस्व मिल रहा है, एवरेज रेवेन्यू, बी आंसर हो गया इसका। तीसरा, वस्तुओं और सेवाओं की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से उत्पन्न कुल राजस्व में परिवर्तन को कहा जाता है। जैसे जो मार्जिनल रेवेन्यू था, सीमांत था, कि देखें आप एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचते गए तो कीमत में फर्क आता गया, वो जो अंतर हमने देखा वो मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम कहा जाता है, सीमांत राजस्व कहा जाता है। ये तीन जो पॉइंट हमने देखे थे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम कब कमाते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ। तो ये देखिए इसका सी आंसर है, जब एवरेज रेवेन्यू औसत राजस्व जो है वो ज्यादा हो और औसत लागत कम हो, यानी लागत कम होगी और पैसा हम पे ज्यादा आ रहा है, कीमत ज्यादा है और लागत कम है, तभी हम सुपर प्रॉफिट कमाएंगे। एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो ये सी आंसर इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, मूल्य भेदभाव तब लाभदायक होता है जब विभिन्न बाजारों में मांग की लोच अलग होती है, डिफरेंट, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि अलग अलग मार्केट में आप अलग अलग रेट रख रहे हैं। जैसे हम कोई शहर में हैं तो प्राइस अलग रहेंगे, गांव में वो सामान खरीदेंगे तो अलग रेट मिलेगा। तो ये कैसे चल पाएगा? तो ये तभी चलेगा जब बाजार की मांग की लोच अलग अलग होगी, कि वहां पे डिमांड अलग है, इलास्टिसिटी अलग है, अलग मार्केट में अलग है। अगर एक जैसी होगी तो फिर हम नहीं चल पाएगा ये सिस्टम। तो ये सिस्टम तभी चलेगा जब बाजारों में मांग की लोच जो है वो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिफरेंट होगी, कि कहीं इलास्टिसिटी ज्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है। मूल्य कठोरता, प्राइस रिजिडिटी, ये कहाँ का बाजार है? ये ओलिगोपोली का बाजार माना जाता है, अल्पाधिकार, क्योंकि यहाँ पे कुछ गिने चुने ही निर्माता हैं, दुकानदार हैं, विक्रेता हैं, तो वो प्राइस को ज्यादातर फिक्स ही रखते हैं, रोज नहीं बदलते। जैसे कार की हमने बात करी, कोल्ड ड्रिंक की बात करी, ये गिने चुने हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि रोज प्राइस बदल जाएंगे। तो ये कठोरता है, प्राइस रिजिडिटी है, फिक्स रहता है, रोज बदलती नहीं है इसकी कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, मार्केटिंग में क्या शामिल है? मार्केटिंग आप सुनते हैं ना, मार्केटिंग करती हैं कंपनियां। तो मार्केटिंग में क्या होता है कि मार्केटिंग करी जाती है जिससे कि लोगों को पता चले, ग्राहकों को पता चले कि कंपनियां ये सामान बनाती हैं, जैसे विज्ञापन वगैरह करती हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग और पैकेजिंग, विज्ञापन और पैकेजिंग जो करते हैं, सामान देते हैं ना, पैकेज बना के देते हैं, पैकेजिंग होती है, जितना अच्छा दिखता है वही ज्यादा बिकता है, जो दिखता है वो बिकता कहते हैं ना। तो जितना अच्छी तरीके से आप पैक करेंगे, पैकिंग करेंगे, सामान अच्छा लगेगा, तभी वो बिक पाएगा। तो ये एडवर्टाइजिंग और पैकेजिंग है, सी आंसर। मार्केटिंग में ये शामिल होता है, बाकी चीजें शामिल नहीं होती हैं मार्केटिंग में। क्वेश्चन नंबर 41, कंपनियां विपणन का उपयोग करती हैं, यानी कि फर्म यूज मार्केटिंग किस काम के लिए यूज करती हैं? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इन्फ्लुएंस कंज्यूमर, ग्राहकों की खरीदारी निर्णय को प्रभावित करता है, कि अगर अच्छा मार्केटिंग करेंगे तो हम सोचकर कुछ गए लेकिन हम खरीद कुछ और ले सकते हैं, या किसी कंपनी का हमने सोचा लेकिन हमने किसी दूसरी कंपनी का खरीद लिया, क्यों? क्योंकि उसकी मार्केटिंग अच्छी थी। तो हम खरीदारी, उपभोक्ता की खरीदारी निर्णय को प्रभावित करता है। ग्राहकों को विश्वास दिलाएं कि उनका उत्पाद उसकी कीमत के लायक है, कि जितना वो पैसा मांग रहे हैं उत्पाद भी उसी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का सामान है। और खरीदारों को यह विश्वास दिलाना कि उनका उत्पाद दूसरों से बेहतर है। ये सब मार्केटिंग, इसलिए ही सब मार्केटिंग करी जाती है, इन तीनों उद्देश्यों के लिए। तो इसका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। कि इन्फ्लुएंस करेंगे कंज्यूमर्स को, कन्विंस करेंगे कि उनका प्रोडक्ट बढ़िया है, उन्हें परसुएट करेंगे बायर्स को कि भाई आप हमारा ही सामान खरीदे, ये बाकी दुकानदारों से या बाकी निर्माताओं से हमारा सामान, उत्पाद ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 42, अल्पाधिकार बाजार के उदाहरण देखिए आप। मैंने बताया ना ओलिगोपोली, जिसमें कुछ ही निर्माता होते हैं, 5-6 होंगे, 6-7 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो जैसे सिगरेट कंपनी है, सिगरेट कुछ कंपनियों की ही आती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हैं तो वो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह 5-6 कंपनी ही हैं। एयरलाइंस
हवाई जहाज की जो कंपनियां हैं जो हवाई जहाज चलाती हैं, तो हवाई जहाज जो की कंपनियां जो हैं वो भी गिनी चुनी हैं। एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, तो गिनी चुनी कंपनियां ही हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कार बनाने की कंपनियां हैं वो भी लिमिटेड ही हैं, 5-6 कंपनियां ही हैं। तो ये इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी, ऊपर के सभी, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सब ओलिगोपोली बाजार के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज फाउंड इन विच मार्केट? मूल्य भेदभाव ये किस बाजार में पाया जाता है? मोनोपोली में होता है। देखिए, मोनोपोली क्या बताया था मैंने कि एक ही निर्माता है, तो वो अपने हिसाब से प्राइस सेट करेगा, अपने हिसाब से कीमत का निर्धारण करेगा कि मैं सामान ये इतने रुपए में बेचूंगा। तो वो उसकी मर्जी है कि दिल्ली में वो कोई चीज 10 रुपए किलो बेचे, बंबई में वो 50 रुपए किलो बेचे, चेन्नई में 15 रुपए किलो बेचे, तो उसकी मर्जी है। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया, मूल्य भेदभाव हो गया। तो वो जिस जगह पर जिस प्राइस में बेचना चाहे वो बेच सकता है, क्योंकि बदले में कोई विकल्प नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि वो मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार है कि वो अकेला ही है मालिक, अकेला ही सामान बेचने वाला है। तो वो तो जो प्राइस तय करेगा, ग्राहकों को अगर चाहिए तो उतने में वो खरीदना उसको पड़ेगा। तो ये मूल्य भेदभाव जो है वो मोनोपोली वाला ही कर सकता है, एक अधिकार वाला ही विक्रेता या निर्माता कर सकता है। क्वेश्चन 44, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से? देखिए, बाजार हमारा एक्सपेंड हो जाए, मार्केट बढ़े हमारा, तो इसके प्रभाव मतलब क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर परिवहन के साधन अच्छे हैं तो आप बड़ा मार्केट भी कवर कर सकते हैं, आप ज्यादा अपना सामान कई की जगह पर बेच सकते हैं अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होगी तो। बी है पीस एंड सिक्योरिटी, यानी शांति और सुरक्षा भी होनी चाहिए। अब पता लगा सामान आप लेकर जा रहे हैं, किसी ने रास्ते में ही लूट लिया, तो सुरक्षा बहुत जरूरी है। अब जैसे यूक्रेन और रशिया की हम बात करें, वहां पे आप सामान बेचने जाएंगे, पता लगा ऊपर से वहां पर लड़ाई चल रही है, बम भी गिर जाए, तो सिक्योरिटी कुछ नहीं है, शांति नहीं है वहां पे। तो जहां शांति सुरक्षा होगी आप बड़ा बाजार भी कर सकते हैं। तीसरा है मॉनिटरी एंड बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम अच्छे होंगे, क्योंकि भाई लेन देन अब आजकल बैंकों से हो रहा है, तो मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए जिससे हम सामान की सही से पेमेंट कर सकें। सरकारी नीति सही होनी चाहिए, अगर सरकार फेवर में है तो हम सरकार की जो नीतियां हैं, उनके कानून बना रखे हैं वो सही हैं, बाजार को के फेवर में है, तो हम बड़ा बाजार कर सकते हैं। डिमांड फॉर गुड्स, यानी वस्तु की मांग, वस्तु की मांग होगी तो हम ज्यादा बाजार कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा सामान दिल्ली में बिकता है, लेकिन उसकी मांग जो है वो बंबई में भी है, मुंबई में है, तो हम मुंबई में जाके सामान बेच सकते हैं अगर डिमांड अच्छी है तो। सप्लाई ऑफ गुड्स, वस्तु की पूर्ति भी होनी चाहिए, कि अगर सप्लाई अवेलेबल होगा, कि आपूर्ति अच्छी रहे, हर जगह सामान मिल सकता है, तो मार्केट बड़ा हो जाएगा। और ड्यूरेबिलिटी भी है, टिकाऊपन भी होना चाहिए भाई, सामान अच्छा होना चाहिए कि जो कुछ समय चले, ऐसा ना हो कि आज सामान खरीदा और कल बेकार हो गया, कल खराब हो गया, तो वो फिर मार्केट नहीं चल पाएगी। तो ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, टिकाऊपन होना चाहिए, सामान अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये सब आपके तत्व हैं, फैक्टर्स हैं, जो बाजार को बड़ा करने में, विस्तार करने में काम आ सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया एच, ऑल ऑफ दी अबव। सी नहीं है आंसर, ये एच आंसर है इसका, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 45, एक अधिकार के लिए कौन सा सत्य है? एक अधिकार मैंने मोनोपोली बताया ना अभी, कि जो कंपनी है, जो फर्म है, जो निर्माता है, वो कीमत निर्माता है, यानी कि वो खुद ही कीमत सेट करेगा। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, डिमांड जो मांग वक्र होता है हमारा वो नीचे की तरफ झुकता है, तो आप जानते ही हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबिलिटी अराइजेज, यहाँ पे मूल्य भेदभाव भी होता है, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग रेट अलग अलग जगह पर वो रख सकता है। तो ये तीनों ही बातें हैं जो एकाधिकार से संबंधित हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो गया ऊपर के सभी। क्वेश्चन 46, किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है। वस्तु की कीमत हम कैसे डिसाइड करते हैं? वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से करते हैं, कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई, यानी कि जितनी हम मांग कर रहे हैं उतनी वो सप्लाई हमें मिल रही है, तो जहां पर वो कट करेगा कर्व, जिस रेट पर वो तय होंगे डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, तो वहां पर वस्तु की कीमत डिसाइड हो जाती है। सी आंसर हो गया इसका। 47 क्वेश्चन, बहुत ही कम समय में आपूर्ति कैसी मानी जाएगी, ये बताइए आप। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड द सप्लाई विल बी, क्या माना जाएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक,
बी आंसर है पूर्णतया बेरोजगार, यानी कि बहुत कम समय में, जैसे था ना वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम, जब कम समय है तो उसमें आप सप्लाई को एकदम नहीं बढ़ा सकते। जो सप्लाई जो है वो बेलोजदार है, उसे आप लोज नहीं दे सकते, बढ़ा नहीं सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इन इलास्टिक है, बेलोजदार है, यानी कि आप फिक्स है वो, उसे आप कम ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं कर सकते। समय के साथ साथ आप बढ़ा सकते हैं अपनी सप्लाई, ज्यादा सामान बनाने लगेंगे, फैक्ट्री बड़ी कर लेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए, उसी दिन के लिए अगर हम बात करें कि 2 दिन में आप हमें सामान दे दो, तो कोई 2 दिन में सामान नहीं दे पाएगा। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था दूध का, तो गाय भैंस की भी लिमिट है दूध देने की। अगर 100 किलो बाजार में आता है तो किसी ग्राहक को 200 किलो चाहिए, तो वो एकदम कैसे निकाल सकता है, 200 किलो तो नहीं आ सकता। तो कम समय में सप्लाई हमारी नहीं बढ़ सकती, आपूर्ति नहीं बढ़ सकती, तो इसलिए इसका आंसर हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार। क्वेश्चन 48, बाजार मूल्य किससे रिलेटेड है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो बाजार मूल्य वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम से जुड़ा हुआ है, इसका ए आंसर है। प्राइस ऑफ अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही कम समय की कीमत को बाजार मूल्य कहा करते हैं। इसका देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है समय साइड में। बहुत ही कम समय में, जब कम समय होता है तो आपूर्ति निश्चित होती है, आपूर्ति आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एक दिन में आप सोचें कि मैं 100 किलो से 200 किलो दूध कर दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपूर्ति निश्चित होती है, क्योंकि आपूर्तिकर्ता किसी वस्तु की आपूर्ति नहीं बढ़ा सकते। चूंकि बहुत ही कम अवधि में कीमत केवल मांग द्वारा निर्धारित होती है, क्योंकि जितने मांगेंगे, मांग ज्यादा होगी तो कीमत बढ़ेगी, मांग कम होगी तो कीमत कम हो जाएगी, आपूर्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो फिक्स है, आपूर्ति स्थिर रहती है। इसलिए बहुत कम अवधि में जो कीमत कायम रहती है उसे बाजार मूल्य कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया ए, बहुत ही कम समय की कीमत, प्राइस ऑफ अ वेरी शॉर्ट पीरियड। क्वेश्चन 49, अ फर्म हुज प्राइस डिसीजंस आर टैक्सेटली एक्सेप्टेड एंड फॉलोड बाय अदर फर्म्स। देखिए समझने की बात है कि एक फर्म जिसके मूल्य निर्णय को उद्योग में अन्य फर्मों द्वारा चुपचाप स्वीकार किया जाता है और उसका पालन किया जाता है, ऐसी फर्म क्या कहलाई जाती है? यानी कि एक बड़ी कंपनी है और उसने तय कर लिया कि ये सामान हम 20 रुपए किलो बेचेंगे, तो अगर 20 किलो रुपए बेचेंगे तो, और अगर कंपनियां चाहें कि हम 25 रुपए बेचें, 30 रुपए बेचें, तो नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि फिर उनका सामान नहीं बिकेगा। तो ऐसी फर्म जिसने प्राइस अपना तय कर लिया कि हम सामान इतने रुपए में बेचेंगे, और जो बाकी दुकानदार हैं, बाकी निर्माता, बाकी कंपनियां हैं, उन्होंने भी उस बात को मान लिया कि भाई ये 20 रुपए में है तो हम भी अपना सामान 20 रुपए में ही बेचेंगे, कि वो वाली कंपनी 20 में बेच रही है तो हम भी 20 रुपए में ही बेचेंगे। तो जो जिसने तय करा प्राइस, जो पहली कंपनी है जिसने तय करा फर्म ने कि हम 20 रुपए में बेचेंगे, वो कहलाई जाती है प्राइस लीडरशिप, मूल्य नेतृत्व, यानी कि वो लीडर हो गया, उसने जो तय कर दिया प्राइस, उसी कीमत पे बाकी कंपनियां भी सामान बेच रही हैं, तो उसे हम कहते हैं प्राइस लीडरशिप। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा 50 क्वेश्चन, द टॉप मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय का शीर्ष माध्यम क्या कहलाया जाता है? देखिए हम जो सामान खरीदते हैं, हम पेमेंट कैसे करते हैं? चेक से भी दे सकते हैं, जानते हैं ना, चेक होता है बैंक का, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, धन से भी दे सकते हैं, धन दे दीजिए बदले में, जैसे सामान खरीदा और पैसे दे दिए आपने, और यूपीआई होता है, आजकल मोबाइल से पेमेंट हो जाता है ना, तो एकीकृत भुगतान इंटरफेस कहते हैं, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस कहते हैं इसको। तो ये, तो लेकिन सबसे ज्यादा शीर्ष माध्यम कौन सा है? पेमेंट तो हम चारों से कर सकते हैं, लेकिन शीर्ष जो है इस समय अभी धन ही है, पैसा ही है, मनी है, जिसके द्वारा मैक्सिमम लेन देन होता है। जो समझदार लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी जानते हैं, जो स्मार्टफोन रखते हैं या इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, तो वो आजकल नेट बैंकिंग से पेमेंट, पेटीएम देखा होगा आपने, पेटीएम है, गूगल पे है, पे फोन वगैरह ये सब चीजें हैं, तो इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि इतनी जागरूकता नहीं हुई है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है अभी, तो अभी धन ही से ही, पैसे से ही लेन देन सबसे ज्यादा होता है, तो इसका आंसर हो गया धन। तो ये अब हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मार्केट यानी बाजार से रिलेटेड। तो आप इस कोई चीज समझ में ना आए, वीडियो को बार बार देखिए, फिर भी कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर भी कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।